गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 और 29 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताते चलूँ। लास्ट वीक जो था उसमें हमारी 2 छुट्टियाँ हो गई थी। पहली बात तो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था फ्राइडे को, यानी कि 26 ऑफ जनवरी को छुट्टी हुई थी। और फिर सेकेंड छुट्टी हमारी हुई वीकेंड पे, जो संडे को एज यूजुअल होती है, यानी कि 28 ऑफ जनवरी को। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिस्ड आउट हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगले 2 दिन यानी कि आज और कल हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और जो भी कुछ हमारा छूट गया इन 2 दिनों में उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है, इसीलिए हम रिविजन सेशन को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज हमें रिवीजन भी करना पड़े तो फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। यही रीज़न है कि आज और कल हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर वेडनेसडे से अपना रिवीजन भी लेते हुए फिर साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि 2 दिन में हमारा जो कुछ भी छूटा हुआ है उसको हम लोग कवर करें, वापस ट्रैक पे आए और फिर हम लोग सीधे वेडनेसडे से रिवीजन को लेते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। Which 2 other countries participated in exercise Desert Night conducted by the Indian Air Force? Indian Air Force ने हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट को कंडक्ट किया है। किन 2 और कंट्रीज के साथ मिलकर, आपको ये बताना है। तो इंडियन एयर फोर्स ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट को विद द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स अलॉन्ग विद द यूएई एयर फोर्स। कब कंडक्ट किया था? 23 एंड 24 ऑफ जनवरी को। ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई है? अरेबियन सी में। और जो इंडियन एयरफोर्स था इसने ऑपरेट किया अपने वेस्टर्न कोस्ट बेसिस से, वहीं जो यूएई और जो फ्रांस के बेसिस थे उन्होंने ऑपरेट किया फ्रॉम अल दाफरा एयर बेस। ओके, मेन फोकस क्या था इस एक्सरसाइज का? साइनर्जी और इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना तीनों एयर फोर्सेस के बीच में। और आईएफ ने यह भी बताया है कि ऐसी एक्सरसाइज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इंट्रैक्शंस को इन द रीजन एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को। फाइन, तो कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व रही एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में? आंसर है इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Where was the 42 days महामंडल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? 42 डेज का महामंडल फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हो चुका है? तो ये फेस्टिवल कमेंस हुआ है राम मंदिर में। राम मंदिर कहाँ पे है? अयोध्या में। और कब? तो जो प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट था रामलला के, उसके बाद ही इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। 24 ऑफ जनवरी को इसको स्टार्ट कर दिया गया है और इसको ओवरसी कर रहे हैं राम मंदिर के ट्रस्टी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होंगे, जैसे कि डेली कलश पूजा और 48 अर्न्स के थ्रू वर्शिप किया जाएगा सैंक्टम में। बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, तो भगवान राम को ऑनर किया जा रहा है बेसिकली वैष्णव ट्रेडिशन के तहत, और इसी के साथ जो राजभोग वगैरह है वो भी दिया जाएगा एजॉर्टेड स्वीट्स का। तो इस फेस्टिवल में टोटल 42 डेज का हवन होगा, जहाँ पे रेसिटेशन होगा डिफरेंट मंत्रास का एट द श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये 42 डेज का महामंडल फेस्टिवल इनॉग्रेट हो चुका है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। ये फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल अयोध्या और ये राम मंदिर वाला जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि महामंडल फेस्टिवल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ। आंसर इज यूपी। यहाँ पे इसके अलावा एक और न्यूज़ है। इंडिया ने हाल ही में अफगानिस्तान कंट्री को हेल्प करा है। किस चीज़ में? तो हमने हेल्प करी है इन कॉम्बैटिंग द लोकस्ट मेनास, और हमने 40,000 लीटर्स ऑफ मेलेथियन इनको प्रोवाइड किया है। मेलेथियन क्या है? ये एक इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेस्टिसाइड होता है और इसको हमने अफगानिस्तान कंट्री को सेंड किया थ्रू ईरान के चाबहार पोर्ट। और ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसका मेन जो मकसद है वो क्या है? एग्रीकल्चरल जो कंसर्न्स हैं उनको हम टैकल कर सकें। और मेलेथियन बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकस्ट के कंट्रोल के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल भी है अफगानिस्तान के एरिड क्लाइमेट को देखते हुए और इनके एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। यहाँ पे इसका बहुत कम पानी का यूज़ होता है इसमें बेसिकली, इसी वजह से ये इनको ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने 40,000 लीटर ऑफ मेलेथियन किस कंट्री को सेंड किए हैं हाल ही में, ताकि वो अपने लोकस्ट की प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। तो ये कंट्री है अफगानिस्तान। फाइन, नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन विच ईयर? यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि कब हमने पहली बार इसको मनाया, और दूसरी चीज़ इसको हम हर साल किस डेट को मनाते हैं। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 24 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, और ये डे पहली बार हमने मनाया था 2008 में, जब इसको इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने।
इस डे का एम क्या है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द इनइक्वालिटीज़ जो कि गर्ल्स फेस करती हैं इंडियन सोसाइटी में। साथ ही ये एडवोकेट करता है फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड द न्यूट्रिशन। और इसके अलावा याद रखिएगा इसी दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की स्कीम को लॉन्च किया था, तो इसकी एनिवर्सरी भी इसी दिन पड़ती है, तो हम लोग उसको भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। मेन गोल क्या था इस स्कीम का? फीमेल फोर्टिसाइड को प्रिवेंट करना, सेक्स डिटर्मिनेशन को बिल्कुल एलिमिनेट करना, और इसके अलावा एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना फॉर आवर गर्ल चिल्ड्रन और उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। फाइन। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने पहली बार इनिशिएट किया था 2008 में, और याद रखिएगा कि इसको हर साल हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इनसैट 3DS सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD के साथ मिलकर किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में डेवलप किया इनसैट 3DS सैटेलाइट? यहाँ पे आंसर है इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्रूशल टेस्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं ऑन दिस सैटेलाइट। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है IMD के साथ, और ये पार्ट है इनके क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सीरीज का। ठीक है, इसका एम है क्लाइमेट सर्विसेज को बेसिकली इन्हांस करना, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद इनसैट 3D एंड इनसैट 3DR जो कि ऑलरेडी ऑर्बिट में है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया जाएगा यूजिंग द मोर एडवांस्ड GSLV F14 जो कि फीचर करेगा अपने साथ क्रायोजेनिक लिक्विड प्रोपेलेंट्स को, और इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होंगे जैसे कि इमेजिंग इन द मिडल इंफ्रारेड बैंड, और नाइट टाइम जो क्लाउड होता है, फॉग पिक्चर्स होती हैं, उनमें इन्हांस्ड एक्यूरेसी आ सके इन द सी सरफेस टेम्परेचर एस्टिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि इसरो ने इस सैटेलाइट को डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद द IMD। यह हो सकता है आपसे एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि इनसैट 3DS सैटेलाइट किस कंट्री ने डेवलप किया, तो आंसर इज इंडिया। अच्छा, यहाँ पे एक और स्कीम थी जो न्यूज़ में आई थी, यहाँ पे तुरंत मैं बताते चलती हूँ अदरवाइज भूल जाऊंगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर रेवंत रेड्डी। इन्होंने हाल ही में कुछ वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेलरेट किया है, उनके इम्प्लीमेंटेशन को बेसिकली बढ़ाया है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम जो काफ़ी फेमस हुई है ये है गृह ज्योति स्कीम। ये जो स्कीम है लॉन्च होगी फरवरी मंथ में, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं उनको 200 फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करेंगे, और इसी के साथ जो क्वालिफाइंग हाउस होल्ड हैं यानी कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विद इन द थ्रेशोल्ड। फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना की जो गृह ज्योति स्कीम है उसका एम क्या है, तो उसका एम है 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बेनिफिशरीज को। या हो सकता है सिंपली आपसे पूछा जाए कि गृह ज्योति स्कीम कौन से स्टेट की स्कीम है, तो आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ अगुलास लॉन्ग बिल्ड लार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये जो स्पेशीज है इसका IUCN स्टेटस क्या है आपको ये बताना है। ये बेसिकली स्मॉल पैसरीन बर्ड होती हैं जो कि ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं, और फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ फार्मिंग, तो इसी वजह से IUCN में इनका स्टेटस है नियर थ्रेटेड। ठीक है, तो कोई भी स्पेशीज जो हैं अगर वो न्यूज़ में आती हैं तो उनका IUCN स्टेटस ज़रूर याद रखा करिए, आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर इज नियर थ्रेटेड। Fit India Champions podcast series which was seen in the news is launched by which Indian ministry? ये जो podcast series है इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो जो फिट इंडिया मिशन है एक्चुअली ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और ये लॉन्च कर रहे हैं फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट सीरीज को इन कोलैबोरेशन विद गोकी। तो ये स्टार्ट होगा 27 जनवरी से, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस सीरीज में हाईलाइट किए जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स और कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे इंडियन स्पोर्ट हीरोज़ की, और इसका जो इनॉग्रल एपिसोड है उसमें फीचर किया गया है शीतल देवी को। शीतल देवी का नाम सब जानते हैं, कौन है ये एक आर्मलेस आर्चर हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कब? 2023 के एशियन पैरा गेम्स में अपने डेब्यू पे ही। ठीक है, तो ये जो पॉडकास्ट है इसका बेसिक एम है कि जो भी अकम्पलिशमेंट्स हैं हमारे रिमार्केबल इंडिविजुअल्स की इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट उसको हम शोकेस और सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, तो फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट सीरीज को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। अच्छा, इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया है ऑन द इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए? फॉर आंध्र प्रदेश ऑफिसर्स। ठीक है, ये क्या होता है ESMS? ये बेसिकली एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे जो डेटा है उसको डिजिटाइज किया जाता है फॉर इंटरसेप्टेड आइटम्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, जैसे कि कैश हो गया, शराब हो गई, ड्रग्स हो गया, प्रेशियस मेटल्स हो गया, एट्सेट्रा। तो इसका जो फीचर है इसमें ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होती है, डैशबोर्ड एनालिटिक्स दिए होते हैं और QR कोड बेस्ड रिसीप्ट्स होती हैं फॉर लीगल कैश ट्रांसफर। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली ये इंश्योर करता है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को जो कि शेयर होते हैं अमंग द इन्फोर्समेंट एजेंसीज, साथ ही सीमलेस कोऑर्डिनेशन प्रमोट होता है इसके थ्रू और इंटेलिजेंस शेयरिंग फॉर रिकॉर्डेड मूवमेंट्स एंड सीजर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा जो चर्चे पे है आजकल, इसका पर्पज़ क्या होता है, तो इसका पर्पज़ है डेटा को डिजिटाइज करना फॉर इंटरसेप्टेड आइटम्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट है पर्वतमाला प्रोग्राम विच वॉज सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये जो पर्वतमाला प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एक्चुअली गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे अपने पर्वतमाला परियोजना को, जो कि एक नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और अब ये एक्सटेंड करेंगे टू एटलीस्ट 400 प्रोजेक्ट अगले 5 सालों के अंदर अंदर। इसको लॉन्च किया गया था 2022 से 23 के यूनियन बजट में। इस प्रोग्राम का एम था कि जो कंजेशन है इन माउंटेनियस एरियाज बिकॉज ऑफ लिमिटेड रोड्स उसको जो है ईज करना, ट्रेन कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ा के, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो इस प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रही है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दी गई है नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को, जो कि 100% ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो लास्ट ईयर प्लान्स अनाउंस किए गए थे कि डेवलप किए जाएंगे 250 प्रोजेक्ट विद रोपवे लेंथ एक्सीडिंग 1200 किलोमीटर अगले 5 सालों में। फाइन, तो पर्वतमाला प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ, एक टेम्पल है जो आजकल न्यूज़ में आया है। आजकल काफ़ी सारे टेम्पल्स न्यूज़ में आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ जब अगली बार हम रिवीजन करेंगे तो उसमें मैं टेम्पल वाली स्लाइड ज़रूर इंक्लूड करूँगी और टेम्पल की जो लोकेशंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं बद्दाद्रवा थान टेम्पल, ये आजकल चर्चे में है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन पॉलिटिशियन है जिनको कि बार कर दिया गया था यहाँ पे विजिट करने से। और अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि ये टेम्पल कहाँ पे लाई करता है तो ये एक असम में लाई करने वाला टेम्पल है। बस इतना ही काफ़ी है आपको याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। कर्पूरी ठाकुर को उनके देहांत के बाद भारत रत्न दिया जा रहा है। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। तो प्रोमिनेंट गांधीयन सोशलिस्ट लीडर और फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को पोस्टमसली दिया जा रहा है भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। ये जो अवार्ड है इसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सेप्शनल सर्विस इंडिविजुअल्स की, और किसी भी फील्ड में हो सकती है ये, और हर साल सिर्फ आप 3 ही भारत रत्न दे सकते हैं और इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट और मेडल मिलता है। वैसे तो यूजुअली ये इंडियन बॉर्न सिटीजन्स को दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि मदर टेरेसा हो गई, खान अब्दुल गफ्फार खान है, इसके अलावा नेल्सन मैंडेला। तो रिकमेंडेशंस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। और इसमें किसी भी फॉर्मल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है रिसेंटली हु बिकेम द सेकेंड इंडियन मैन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स इन 2024। हाल ही में कौन सेकेंड इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स में 2024 के? तो इंडियन मैराथन रनर है ये मानस सिंह, जिन्होंने हिस्टोरिक गोल्ड जीता है 2024 के एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स में। अगर आपसे पूछा जाए ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई तो आंसर है हांगकांग में, ठीक है। और इसी के साथ ये सेकेंड इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने इस फीट को अचीव किया। और इसके अलावा इन्होंने अपने रनर अप को सिर्फ और सिर्फ 65 सेकेंड से हराया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन कौन है इस टाइटल को जीतने के लिए, तो इनका नाम है गोपी थोनाकल, जिन्होंने इस फीट को अचीव किया था 2017 में। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा सेकेंड इंडियन मैन कौन है गोल्ड मेडल जीतने के लिए एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स में? आंसर इज मान सिंह। पहले कौन थे? तो आंसर इज गोपी थोनाकल। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड। जो 14वां ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये स्टार्ट हो चुका था 22 जनवरी को, और कब तक रहेगा ये? 30 जनवरी को। इस कॉम्पिटिशन को कंडक्ट किया जा रहा है आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस के द्वारा विशाखापट्टनम में। और ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन जो है
ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है एज द टॉप प्रोफेशनल कंपटीशन फॉर पुलिस फोर्सेज इंडिया के अंदर। इस कंपटीशन में टोटल 16 स्टेट पुलिस टीम्स जो है पार्टिसिपेट करेंगी और 7 टीम्स होंगी फ्रॉम सेंट्रल पुलिस एजेंसीज, जहाँ पे लगभग 750 कमांडोज पार्टिसिपेट करेंगे ओवरऑल। ठीक है, तो उसमें 5 एरियाज में कॉम्पिटिशन होता है। पहला हो गया नेविगेशन, सेकेंड है स्किल टेस्ट, थर्ड है प्लानिंग, फोर्थ है प्रेजेंटेशन और फिफ्थ है फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टू रूटीनली एडमिनिस्टर द न्यू मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्विरिक्स टू द चिल्ड्रन। मॉस्क्विरिक्स एक नई मलेरिया वैक्सीन है। कौन सी कंट्री है जो इसको पहली बार अपने रूटीन में एडमिनिस्टर कर रही है? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, केमरून। केमरून जो है ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इस मलेरिया वैक्सीन का, जिसका नाम है मॉस्क्विरिक्स। इसी के साथ ये पहली कंट्री होगी ऐसा करने के लिए। एक्चुअली 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइसेंस दे दिया था इस वैक्सीन को कि आप इसको बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं सब सहारन अफ्रीका में। और सब सहारन अफ्रीका में क्यों? क्योंकि 95% ऑफ ग्लोबल मलेरिया डेथ्स जो हैं वो सब सहारन अफ्रीका में ही होती हैं। और अब जो है यहाँ पे 6 मिलियन बच्चों को वैक्सीन लगेगी इसकी बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, बिकॉज ऑफ गैवीज एफर्ट्स। और ये क्या है? ये एक ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जिसको कि 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिक एम क्या था? इक्वल वैक्सीन एक्सेस प्रोवाइड करना बच्चों को इन द वर्ल्ड्स पोरेस्ट नेशन। तो केमरून पहली कंट्री है जो कि रूटीन बेसिस पे एडमिनिस्टर करेगी न्यू मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्विरिक्स को अपने यहाँ के बच्चों पे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट की है आपको ये बताना है। तो ये जो स्कीम है ये बिहार स्टेट की है और इसको लॉन्च किया था बिहार स्टेट ने 18 महीने पहले। लेकिन अब भी 80% इनके रूरल विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी सोलर स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इस स्कीम को इनिशिएट किया था 2022 में, जहाँ पे डिसाइड हुआ था कि ये इंस्टॉल करेंगे सोलर स्ट्रीट लाइट्स को लगभग 8000 ग्राम पंचायत में, जिसके थ्रू ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अब तक यहाँ पे सिर्फ 1,06,161 लाइट ही इंस्टॉल हो पाई हैं और काफ़ी ज़्यादा ये फॉल शॉर्ट कर रहा है या काफ़ी कम है ये टारगेट अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो। और ये जो डेटा है ये रिवील किया है बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आंसर इज बिहार। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल वोटर्स डे हम कब मनाते हैं? तो यहाँ पे आंसर है 25 जनवरी, बी ऑप्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने मार्क किया अपनी 75th ईयर ऑफ एनिवर्सरी ऑन 25th ऑफ जनवरी। इसी के साथ हमने इसी दिन 14th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो 2011 से अगर हम देखें तो नेशनल वोटर्स डे हर साल हम 25 ऑफ जनवरी को ही ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि इलेक्टोरल अवेयरनेस रेज हो सके और हम सिटीजन्स को इनकरेज कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। इस इवेंट को सेलिब्रेट किया गया डिफरेंट लेवल्स पे कंट्री के अंदर। बेसिक एम लेकिन सबका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर एनरोलमेंट फैसिलिटेट कर सकें, पार्टिकुलरली जो यंग वोटर्स हैं उनको इनकरेज कर सकें। अगर आपसे पूछी जाए कि थीम क्या थी इस साल के नेशनल वोटर्स डे के लिए, तो आंसर है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, इसके थ्रू हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है। तो 2 बातें याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे हम मनाते हैं 25 जनवरी को और इस साल की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉसेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। इसकी कैटेगरी क्या है आपको ये बताना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग बर्ड्स हैं और इनकी जो विंग स्पैन है वो ही सिर्फ 3.5 मीटर्स की होती है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ थ्रेट्स लाइक लॉन्ग लाइन फिशिंग एंड प्लास्टिक इंजेक्शन। तो क्लाइमेट चेंज इनको बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है, इनकी नेस्टिंग साइट्स को बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसी वजह से इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, दैट इज सी ऑप्शन। और यहाँ पे अर्जेंट मेजर्स की ज़रूरत है अगर हम इस स्पेशीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इनके यूनिक हैबिटाट को बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे IUCN स्टेटस वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉसेस का क्या हो गया? आंसर इज वल्नरेबल। अच्छा, इसके अलावा डिजीज़ एक्स भी आजकल न्यूज़ में है। अगर आपसे कोई पूछे डिजीज़ एक्स क्या है तो आप क्या बताएंगे? देखिए, WHO ने वार्न किया है डिजीज़ एक्स के साथ पूरी दुनिया को। ठीक है, और डिजीज़ एक्स की बात करें तो ये एक पोटेंशियल नया पैंडेमिक है विथ अननोन कैरेक्टरिस्टिक और ये लिस्टेड है WHO के ब्लूप्रिंट में सिंस 2018।
तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का हाइपोथेटिकल पैथोजन है जो कि बिलोंग करता है टू एनी ऑफ द 25 वायरस फैमिलीज, और इसकी जो ट्रीटमेंट्स वगैरह है वो अभी तक हमें नहीं पता है, और ये 20 टाइम्स डेडलियर हो सकता है टू द रिसेंट कोविड वायरस। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि डिजीज एक्स क्या चीज़ है, तो ये एक हाइपोथेटिकल पैथोजन है फॉर फ्यूचर पैंडमिक, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, डिजीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये एक जो है एंटिसिपेटेड पैथोजन है फॉर फ्यूचर पैंडमिक्स। नेक्स्ट है, what is the name of the first large language model recently introduced by CoRover.ai in India? CoRover.ai एक की प्लेयर है कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हाल ही में इन्होंने अनवील किया है डी ऑप्शन भारत जीपीटी को, जो कि इंडिया का पहला LLM है, और इसको डिज़ाइन किया गया है 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। भारत जीपीटी एड्रेस करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी चैलेंजेस को, और एज एन इंडिजिनस जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म ये जो है इंटीग्रेट करता है वॉइस और टेक्स्ट मोड को भी, जो कि आपको यूनिक सोल्यूशन ऑफर करते हैं, ठीक है। तो भारत जीपीटी सपोर्ट करता है वॉइस को टोटल 12 लैंग्वेजेस में और टेक्स्ट को टोटल 22 लैंग्वेजेस में, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है नेशनल हब ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि काम करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। फाइन, तो इसका नाम क्या है? जो पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है हाल ही में इंट्रोड्यूस करा है CoRover.ai ने इंडिया के अंदर, तो आंसर इज भारत जीपीटी। अच्छा, इसके अलावा इंडियन नेवी का VLF यानी कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आपसे पूछा जाए इसका पर्पज़ क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? देखिए, इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनके वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन के पीछे? ये चाहते हैं ट्रांसमिट करना फ्लीट ब्रॉडकास्ट को और कम्युनिकेट करना विद द शिप्स एंड द सबमरीन्स। तो VLF की जो रेडियो वेव्स हैं इनको यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट विद सबमरीन्स जो कि अंडर वाटर होती हैं, और इंडियन नेवी जो है वो VLF फैसिलिटी को ऑपरेट कर रहा है फॉर द लास्ट 24 ईयर्स। तो जो पहले VLF स्टेशन था इनका वो स्टैब्लिश हुआ था कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में इन द ईयर 1990, और जो नेवी है वो फिलहाल बिल्ड कर रही है सेकेंड अपना VLF स्टेशन कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में, और इनका जो नया स्टेशन है ये 2027 तक बन जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये इनका वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन न्यूज़ में आया था। अगर आपसे इनका पर्पस पूछा जाए तो पर्पस है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को मजबूत करना फॉर द नेवल ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट है, recently which player secured the first global table tennis title at the WTT Feeder Corpus Christi 2024? तो इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये श्रीजा अकुला। इन्होंने सिक्योर किया अपना पहला इंटरनेशनल टाइटल एट द WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024, और इसके लिए वेन्यू क्या है? टेक्सास USA में ये हुआ था, ठीक है। इन्होंने हराया किसको है? लिली जैंग को इन द वुमेन्स सिंगल्स फाइनल, और डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन साबित होगा इनके कैरियर में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है श्रीजा अकुला। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी? कौन सा स्टेट है जो लॉन्च करेगा दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा इंट्रोड्यूस कर रहा है दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। कहाँ पे? नियर अपने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में लाई करता है, और ये जो टाइगर रिजर्व है जाना जाता है मेलेनिस्टिक टाइगर्स को हाउस करने के लिए, यानी कि यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर्स रहते हैं विद डिस्टिंक्टिव ब्रॉड ब्लैक स्ट्रिप्स, और ये जो एरिया है ये कवर करता है लगभग 200 हेक्टेयर्स को, और ये जो सफारी है ये कवर करेगी लगभग 200 हेक्टेयर्स के एरिया को, और सफारी को अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अक्टूबर मंथ में सफारी ओपन हो जाएगी और ये होस्ट करेंगे 3 मेलेनिस्टिक टाइगर्स को और साथ ही 2 और बिग कैट्स को फ्रॉम नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इन भुवनेश्वर, और इसी के थ्रू ये इसको कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? आंसर इज उड़ीसा स्टेट। लास्ट है, Recently, which IIT hosted Phase 3 of the युवा संगम प्रोग्राम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत? कौन सी IIT है जो होस्ट कर रही है तीसरा फेज युवा संगम प्रोग्राम का अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम? यह है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी होस्ट कर रही है तीसरा फेज युवा संगम प्रोग्राम का, और यह प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? कनेक्शन को मजबूत करना यूथ के
दरमियान यानी कि जो कंट्री में यूथ मौजूद हैं उनके बीच में कनेक्शंस को स्टैब्लिश करना। और इस प्रोग्राम में यूथ को एक्सपोज किया जाएगा टोटल 5 एरियाज में। कौन कौन से एरियाज हैं ये? फर्स्ट है पर्यटन, जिसको आप टूरिज्म का नाम देते हैं। सेकेंड है यहाँ पे परंपरा यानी कि ट्रेडिशंस। थर्ड है प्रगति मीन्स डेवलपमेंट। फोर्थ है यहाँ पे परस्पर संपर्क मीन्स पीपल टू पीपल कनेक्शन। और लास्ट है यहाँ पे प्रत्योगित यानी कि टेक्नोलॉजी। तो ये 5 पीज है बेसिकली। ओके, तो कौन सी आईआईटी है जिसने तीसरा फेज होस्ट किया है युवा संगम प्रोग्राम का अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत? दिस इज आईआईटी गुवाहाटी। इसके अलावा एक और न्यूज़ यहाँ पे रह गई है। देखिए, जो श्रीलंका की पार्लियामेंट है, इन्होंने हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल बिल पास किया है जिसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ठीक है, और किस लिए पास किया है? ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। इस बिल का पर्पस है बेसिकली साइबर क्राइम्स को एड्रेस करना, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज हो गया, डेटा थेफ्ट है, ऑनलाइन फ्रॉड है, ये सब चीज़ें। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं ऑपोजिशन के और जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस बिल को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया है फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द फ्री स्पीच, और बिल को पास किया गया विथ 108 एंड 62 वोट्स। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन कुछ अदर लोगों का ये कहना है कि इसका कोई भी इंटेंशन नहीं है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स या मीडिया को हैरेस करने का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है जिसने एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल को पास किया है? तो यहाँ पे आंसर है श्रीलंका। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और आप देख रहे होंगे कि हमने बैक टू बैक कितने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं आज और सीखे हैं। तो कल भी हमारा सेम इसी तरह पैटर्न रहेगा और हम सारे क्वेश्चंस को कल वाइंड अप कर लेंगे। आई एम श्योर आधे क्वेश्चंस आज हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद फिर हम लोग वेडनेसडे से अपना रिवीजन सेशन लेते हुए आगे चलेंगे। तो कोई भी अगर यहाँ पे कुछ फीडबैक देना चाहता है या कुछ रिव्यू देना चाहता है तो वो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं और मेरी टीम कोशिश करेगी आपको आंसर करने की। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Venu Zahadsana signing off.